वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का खास चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज होने वाला है। उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर है 2 अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जिन बच्चों को अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन बच्चों के लिए खासकर वीडियो है, और जिनका क्लास अभी स्टार्ट ही हुआ है क्लास 12 का अगर बातें करें, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, वो सारे बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चलो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर हम लोग को इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पे अकाउंटिंग और पार्टनरशिप की अगर बात कर लें तो ये कहां से आता है, तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत हम लोग को पहले कुछ बात को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, यहाँ पे ध्यान से समझने, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा, जो कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, और आने वाले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को भी समझाया जाएगा। बोला कि यहाँ पे एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये ध्यान रखना है पार्टनरशिप एक्ट कब बना था, 1932 के हिसाब से। जो पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप कब होगा, जब दो या दो से ज्यादा लोग अगर होगा तभी पार्टनरशिप बन सकता है, वो भी पार्टनरशिप एक्ट अगर बात करें 1932 के हिसाब से। ठीक है, बोला गया अगर वो दो या दो से ज्यादा है, और साथ ही साथ बोला गया वहां पे अगर वो एग्रीड हुआ है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड बाय ऑल या एनीवन, या तो सबके द्वारा बिजनेस को कैरी आउट किया जाएगा या तो किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इस बात को, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चा, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर कोई भी फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को अगर चला रहा होता है, जहां पे एग्रीमेंट के तहत आगे कैरी करने की बात कहता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसके अगर फीचर्स की अगर बात करें तो फीचर्स क्या होता है, फीचर्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो, तो बोला गया मिनिमम 2 पर्संस होना बहुत ही जरूरी है। पार्टनरशिप के लिए सबसे बहुत अहम बात होता है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। अगर अलग अलग तरीके से हम लोग को देखना पड़ेगा, जो मैक्सिमम 200 कहां पे होगा, मैक्सिमम 50 कहां पे होगा, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। सो मिनिमम 2 पर्संस आर रिक्वायर्ड फ्रॉम पार्टनरशिप। ठीक है, एज पर रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट अगर बात करें उसके हिसाब से, ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स एक्ट 2014, वैसे कंपनीज एक्ट अगर बात करें बच्चा, न्यू जो कंपनी एक्ट है हम लोग का, वो 2013 के हिसाब से, न्यू कंपनी एक्ट की अगर बातें करें तो 2013 के हिसाब से बात तो हम लोग को सीखना है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जब हम लोग रूल्स की बात करें 2014 रूल्स के हिसाब से बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है एक परमिसिबल है दिया गया 50 दिया गया। कितना दिया गया, 50 मैक्सिमम। लेकिन आप ये देखना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं या हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। So agreement between the partners of partnership business can be either written या oral, दोनों हो सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान से सुने। एग्रीमेंट जब बन जाता है पार्टनर्स के बीच में, अगर बिजनेस अगर कुछ करना अगर चाहते हैं आप, बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। और आजकल खासकर बोला गया है अगर एग्रीमेंट अगर नहीं होता है तो भैया बिजनेस मत करना। अब एग्रीमेंट बोला गया बिजनेस को चलाने के लिए, या तो हम रिटन करा सकते हैं या तो ऑरल भी हो सकता है रिकॉर्डेड फॉर्म में। सो पार्टनर्स इज फॉर्म टू कैरी आउट बिजनेस, जिससे क्या हो सकता है, पार्टनर्स बिजनेस को आगे कैरी कर सकते हैं। ठीक है, each partner carrying out business is principal as well as agent for all other partners। इस लाइन को अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लेने हैं, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस में और खासकर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आ जाता है कि क्या जो पार्टनर्स होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, वो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स भी होता है एज वेल एज, और खासकर वो एजेंट के रूप में भी काम करता है। वो ऑनर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेगा बच्चा, वो एजेंट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज नॉट लिमिटेड। कोई भी पार्टनर का जो लायबिलिटी है, जो दायित्व है, वो लिमिटेड की बातें नहीं होगा। टू एक्सटेंड ऑफ देयर कैपिटल, उसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कैपिटल के हिसाब से उसके लायबिलिटी भी बंध जाता है। सो ईच पार्टनर इज लाइबल ज्वाइंटली विथ ऑल द अदर पार्टनर्स एंड सो बोला गया पे ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म। तो पहले से ही पार्टनर्स है, कोई थर्ड पार्टी के हिसाब से भी चल सकता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। ये खासकर एक बेसिक चीजें हैं जो पार्टनरशिप के हिसाब से 1932 के हिसाब से मैक्सिमम 2 अगर बात करें पार्टनर्स बोला गया परसिबल होना चाहिए,
50 के हिसाब से, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक की बात बोला गया। अब बच्चा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। अब क्या होता है ना, अगर पार्टनरशिप अगर बन गया, ठीक है, बिजनेस सोच लिया हमको लेके साथ चलना है, लेकिन होता क्या है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बहुत जगह पे ऐसे होता है, एक्साइटमेंट में बोलते हैं हाँ चलो सब यहाँ पे मिलके बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, चलाते भी है, कुछ दिन चलता भी है, लेकिन बाद में हो जाता है आपस में दोस्तों के साथ, पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अब उस झगड़ा के जड़ को अगर बात कर लिया जाए, पहले ही सुलझा लिया जाए, मतलब ये वो झगड़ा ना हो, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पार्टनर्स के बीच में, उसके लिए पार्टनर्स के बीच में क्या बनता है, एक डीड बनता है, जिसको हम लोग अनुबंध बोल सकते हैं, एग्रीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बोला यहाँ पे इट इज अ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द डिटेल्स अबाउट पार्टनर्स। ये जो डीड की बातें कर रहा है बच्चा, ये डीड क्या कहता है, ये पार्टनर के बीच में बताएगा, ठीक है ना, तो क्या क्या उसमें है। तो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट इंक्लूड्स एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब इस एग्रीमेंट पे अगर खासकर अगर ध्यान से अगर देखा जाए, उस एग्रीमेंट में खासकर लिखा हुआ रहता है किसका कहाँ पे कितना जन कैपिटल्स लगाए, किसका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, किसको सैलरी मिलना चाहिए, किसको कमीशंस मिलना चाहिए, किसको इंटरेस्ट प्रोवाइड होना चाहिए कैपिटल पे अगर लगाया है, ठीक है ना, कौन पैसा निकाल सकता है, ड्राइंग्स हो सकता है, इंटरेस्ट और लोन पे कितना जन पार्टनर्स को मिलना चाहिए। ये जो अंडरलाइन किया हुआ बातें है बच्चा, यहाँ से 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तब तो अच्छी बात है, जो जो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में मान लीजिए जो कहा गया है वो अगर लिखा गया वो तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म अगर नहीं बनता है, अगर कोई डीड नहीं बना हुआ है, तो उस केस में ध्यान रखना है, हम इंटरेस्ट और लोन की बातें कर सकते हैं जो 6% के हिसाब से दे सकते हैं, बाकी बात और भी कुछ की बातें नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, ये पार्टनरशिप डीड में है, ये सब पार्टनरशिप के डीड में लिखाना पड़ता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, सैलरी कौन कितना लेगा, कमीशन कितना मिलना चाहिए, इंटरेस्ट प्रोवाइड ऑन पार्टनर्स कैपिटल में कितना मिलना चाहिए, ड्राइंग्स कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जो है ना टेकन ले सकता है कोई भी पार्टनर्स, ये सब एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी बातें होते हैं बच्चा जो उस डीड में लिखा हुआ रहता है। अब इस बात को ध्यान समझो, यहाँ पे और भी डिटेल में बात कर रहे हैं। जैसे लिखा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या चीज को कंटेंट कर सकता है, तो बोला गया पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब ये एग्रीमेंट एक तरीके से जो डीड की हम लोग बातें करें ना, जो समझौता होता है, जो अनुबंध होता है, उस अनुबंध में, उस समझौता में पार्टनर्स के बीच में अगर कहा जाए, ये सब बातें लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का नाम, कंपनी जिसको एक तरीके से आप एग्जांपल समझ लो, जो आपका कंपनी है, फॉर्म का मतलब वही होता है। तो बोला गया उसका नाम, फॉर्म का नाम होना चाहिए, कहाँ पे आपका फॉर्म है, कंपनी है, उसका एड्रेस होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उस आप पार्टनर्स का नाम और उसका एड्रेस और उसका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज क्या होना चाहिए, ये तीसरी बात है। और चौथी बात है कंट्रीब्यूशंस टू कैपिटल बाय ईच पार्टनर, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाया है, वो सब इंफॉर्मेशन इस डीड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल हो गया, राइट्स टाइप्स एंड रोल्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, मतलब ये हुआ अगर पार्टनर्स अगर म्यूचुअली अगर एग्रीमेंट बना दिया, डीड बना दिया, इसमें रहता है जो कौन से पार्टनर्स का क्या राइट्स हो सकता है, कौन से पार्टनर्स का क्या रोल हो सकता है, कौन सीईओ बन सकता है, कौन डायरेक्टर बन सकता है, कौन असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकता है, ऐसे जो रोल होता है ना, वो रोल अगर कहा जाए तो लिखा हुआ रहता है किसमें, डीड में। और खासकर ड्यूटीज किसका कहां पे है, किस ब्रांच में है, क्या करना है नहीं करना है, ये सब डीड में लिखा हुआ रहता है, कंटेन करता है, ठीक है बच्चों। अब आगे भी और बातें हैं। पार्टनरशिप बोला गया, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने समय तक के लिए वो पार्टनर्स है, लास्ट तक है, बिजनेस को सॉल्वेंट होते तक है, या रिटायरमेंट तक है, ठीक है ना। तो एक एज लिमिट किया जाता है, मतलब एक ड्यूरेशंस की अगर बातें करें पार्टनर्स के बीच में, वो सब लिखा हुआ रहता है एग्रीमेंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कितना परसेंटेज का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो भी डीड में लिखा हुआ रहता है।
ड्रॉइंग एंड लोन्स, कितना जो है ड्रॉ कर सकता है, कितना लोन ले सकता है, ये भी जो लिखा हुआ रहता है। सैलरी, कमीशन, अगर कोई पार्टनर लेना चाहता है, ऐसा होता है ना, जो मान लीजिए कोई बिजनेस अगर करता है तो अपने बिजनेस में खुद का भी सैलरी लेने चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके एंगेज में कितना कमीशन बनता है वो भी लेने चाहिए। भले वो कंपनी का काम हो रहा है, मतलब अपने ही कंपनी का काम कर रहे हैं, लेकिन भैया उसका भी एक हिसाब होता है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये सब की बातें अगर डीड में है, एग्रीमेंट में है, लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग्स पार्टनर, सेटलमेंट अगर किसी कारणवश अगर होता है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी बात होना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज की मैंने बता दिया। फिर लिखा रहता है रूल्स रिगार्डिंग एडमिशंस, मतलब पहले से अगर कोई पार्टनर्स अगर है, अब बाद में कोई पार्टनर्स अगर आ जाता है तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, और उसके लिए क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। मतलब दोबारा जो है ना, पार्टनर्स जो पहले डीड बना हुआ रहता है उस डीड को फिर से दोबारा बनाया जाता है, क्योंकि पार्टनर या तो एडमिशन लेगा उस समय, मतलब मान लीजिए ये सब एग्रीमेंट बना हुआ और किसी कारणवश अगर कोई नया पार्टनर, पहले 2 ही पार्टनर था, अब कोई पार्टनर अगर एक और आ गया तो अब ये हो गया 3 पार्टनर हो गया, ठीक है ना, दोनों 1+3। तो पहले जो बना हुआ था एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या जो भी चीज है, अब उसमें थोड़ा चेंजेस आएगा, ठीक है। या तो ये हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, और कब हो सकता है, या तो रिटायरमेंट की केस में बात करें, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो ऑफ द फर्म, ये सब भी अगर बात कहा जाए तो चेंजेस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी की बात क्या होता है यहाँ पे, एडमिशंस के टाइम, ठीक है ना। सबसे मेन जो होता है बातें वो रिकॉन्स्टिट्यूशंस का, वो होता है एडमिशंस के टाइम में ये किया जाता है। इसका मतलब यही हो बच्चा, अगर डीड बना हुआ है तो पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब बोला गया इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाते हैं, एग्रीमेंट अगर नहीं बनाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहली बात, हम बहुत देरों से बोल रहे हैं, यहाँ पे झगड़ा हो सकता है, ठीक है ना। बोला इंपॉर्टेंस क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, यहां से भी 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट राइट्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, किसका क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या डिटर्मिनेशंस है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना, ये कहता है। दूसरी बात बोला कि इट कैन बी प्रोड्यूस एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर किसी भी पार्टनर्स के बीच में अगर आपस में अगर मतभेद होता है तो उस केस में ये एग्रीमेंट, ये जो डीड है वो हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। तीसरी बात है यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चा, तो बोला यहाँ पे इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बोला गया यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो होता है, पार्टनरशिप अगर डीड बनता है तो डीड बनाने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो बांटने में अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, जो कौन से पार्टनर्स कितना उसके पास कैपिटल्स होगा, वो कैपिटलाइज करने के लिए ये बनाना बहुत जरूरी है। ये बात तो समझ में आ गया। वैसे यहाँ पे ये बातें आपको लिखा हुआ है, ठीक है। बातें को समझना है और पकड़ना है। अगला क्वेश्चन बातें बोला गया, टॉपिक क्वेश्चन नहीं, प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां से भी क्वेश्चंस आपके जो है ना 5 मार्क्स से और 2 मार्क्स से दोनों में आ सकते हैं। और केस बेस तो सही, केस बेस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अगर पार्टनरशिप अगर है लेकिन उसमें डीड नहीं बना हुआ है, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। तो पहली बात यहाँ पे बोला कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट मेंशन इन द डीड, मतलब डीड तो है नहीं, अब मेंशन तो है नहीं किया हुआ, सो देन नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एक ही लाइन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला है। अगर डीड बना हुआ है तब तो 5%, 3%, 6% जितना भी बोला गया उसको उतना पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन अगर डीड नहीं बना हुआ है तो उसको कोई भी अलाउ नहीं करेगा। दूसरी बात, इफ इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट मेंशन, मतलब डीड तो है नहीं, क्योंकि डीड यहां पे क्या बोला गया, एब्सेंस, मतलब नहीं बना है। इसका मतलब यही हुआ बच्चा, यहां पे कोई भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी अगर बात है, नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इस पे भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। और कह भी रहा होगा कोई पार्टनर्स, भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, और दोनों के बीच में, मतलब पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का अगर डीड नहीं बना हुआ है, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, तो नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। अगली बात, इफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन एडवांस टू फॉर्म इज नॉट मेंशन इन द डीड, मतलब डीड में अगर मान लेते हैं कोई भी पार्टनरशिप का फॉर्म में ऐसा बातें नहीं मेंशन किया गया है तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात को और हमेशा ध्यान रखना,
ये बात को अंडरलाइन कर लेना है। इफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांस टू फर्म इज नॉट मेंशन इन द डीड देन इंटरेस्ट शैल बी पेड 6% इवेन। मतलब क्या बोला गया, अगर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, अगर बना हुआ है डीड, तो उस केस में लोन्स इन एडवांस पे जितना बना हुआ, अगर मान लेते पहले से एग्रीमेंट बना हुआ है, हमको 10% लेना है तो 10% मिलेगा। लेकिन अगर डीड नहीं बना हुआ है, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, उस केस में एडवांस पे अगर बात करें, जो लोन्स एंड एडवांस टू फॉर्म इज नहीं है मेंशन, लेकिन फिर भी उसको कितना मिलेगा, 6% मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अगर लोन पे अगर बातें करें 6% इवन मिलेगा अगर डीड नहीं बना हुआ है तो आप बोलिएगा नहीं सर, अगर मान लीजिए ये सब लिखा हुआ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है सर डीड नहीं बना हुआ तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। चलो अगली बात बोला कि यहाँ पे इफ सैलरी एंड कमीशंस टू पार्टनर्स आर नॉट मेंशन, यहाँ पे ये भी ध्यान सुन लो, नहीं मिलने वाला है। अगर डीड नहीं बना हुआ है इसका मतलब यही हुआ सैलरी और कमीशंस मेंशन नहीं होगा। जब सैलरी और कमीशंस अगर मेंशन नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इफ सैलरी एंड कमीशंस टू पार्टनर्स आर नॉट मेंशन इन द डीड सो देयर इज नो सैलरी कमीशंस विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, आप देखो सबसे बड़ी बात यहां पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। ये क्या है, ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में ध्यान सुन लो, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, पार्टनरशिप का सबसे पहला बात चैप्टर की का बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट है, देखो ये आपके लिए जो अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं आपके लिए कोई नया नहीं होगा। क्यों नहीं नया होगा, क्योंकि आप 11th में आराम से पढ़े हुए हैं अकाउंटेंसी, ये 12th का आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें, मतलब एक प्रकार का लेजर की बातें कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। बोला कि ये क्या होता है, तो मैंने बताया एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है। बोला कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, मतलब अगला भाग कह सकते हैं, ठीक है ना। इट इज ए प्रिपेयर टू शो हाउ टू प्रॉफिट अवेलेबल ऑफ एप्रोप्रिएशंस हैज बीन एप्रोप्रिएटेड अमंग डिफरेंट आइटम्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स, रेम्युनरेशन। अच्छा रेम्युनरेशन क्या होता है, तो रेम्युनरेशन एक प्रकार का, जैसे कोई काम करके बंदा गया है, सर्विस दे के गया है, उसको हमने पैसा पे किया, तो वही कहलाता है रेम्युनरेशंस इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, सैलरी भी बोल सकते हैं उसको, कमीशंस एक्सेट्रा इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। मतलब यही हुआ, ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं, जो पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट एक नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, और इसमें जो खास प्रकार के जो आइटम्स लिखे जाते हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स होता है, सैलरी होता है, कमीशंस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप the items of profit due to partners such as interest on capitals, partners remunerations in the form of salary, जो remunerations है, ठीक है, एक प्रकार का कहें, मैंने बताया जो भैया जो काम करा उस काम के बदले में जो उसको remunerations मिला, ठीक है ना, तो वही होता है सैलरी के रूप में। कमीशंस आर डेबिटेड and बोला कि items due to from partners such as interest on partners drawing net profit are credited to the profit and loss appropriation। ये तो ठीक है लिख दिया। अब यहाँ पे चलो इस सारे फॉर्मेट हम लोग इसको लिखते हैं, और ये फॉर्मेट को अच्छे तरीके से भैया याद कर लेने हैं कौन चीज कहां पे आएगा। चलो इसको समझते हैं। पहली बात यहाँ पे, यहाँ इसके दो पार्ट तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि डेबिट साइड आपके बातें करें यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर पार्टनर्स का कोई भी अगर कैपिटल है और उस पर लिख दिया गया साफ साफ 5%, 10% अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, तो जैसे मान लेते हैं, अभी एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन लेकर आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर 4000 है, 4000 का अगर हम 5% अगर निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 5 का 20, मतलब मान के चलो 200 रुपया बनता है ना। तो ये जो 200 रुपया है वो कहाँ आ जाएगा, अगर एक्स वाले बंदा का है तो 200 रुपया यहाँ। उसी तरीके से वाई का भी अगर बात कर लेते हैं, 6% की अगर बातें चलेगा तो 6 जगह 24, 240 यहाँ, और ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे जो 440 है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग सीखेंगे। अगर कोई कैपिटल्स है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे आएगा। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और कोई सैलरी की अगर बात कहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में ही
डालने पड़ते हैं, जो कि डेबिट होता है, हमारे लिए खर्चे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे ही अगर सैलरी है, कमीशन है, तो सब डेबिट साइड में इसको लिख देने हैं, ठीक है ना। बाकी बात यहाँ पे अगर कोई रिजर्व अगर दिया गया पार्टनर्स का, रिजर्व प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट फिगर जो भी आएगा, अब ये वाला जो अमाउंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है क्रेडिट में, क्योंकि इसके लिए इनकम है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा क्रेडिट साइड में। बाकी बात ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा आपका डेबिट साइड में, पार्टनर सैलरी भी आएगा डेबिट साइड में, पार्टनर्स कमीशन भी आएगा डेबिट साइड में। कोई प्रॉब्लम है, ये डेबिट साइड में इसको लिखना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। बाकी बात बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद देखेंगे कौन सा ज्यादा है। मतलब अगर ये ज्यादा है तो इधर आके आपको जो है ना, इधर वाला अगर कम है तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन आफ्टर एडजस्टिंग आइटम चार्ज एंगेज्ड लोन। अगर ऐसा कुछ है तब ये तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर है तो इधर लॉस होगा, इधर प्रॉफिट होगा, कि क्रेडिट है ना, इनकम वाला है। इनकम अगर ज्यादा है, खर्च अगर कम है तो आपके लिए प्रॉफिट होगा। अब खर्चा ही ज्यादा है, इनकम अगर कम है तो आपके लिए लॉस होता है, ठीक है ना। अगर इधर कोई बैलेंस अगर बचता है क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। और वही अगर डेबिट साइड में इधर कोई बैलेंस बचेगा तो इधर वाला बैलेंस जो है ना, पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट बनाएंगे उसको हम इधर क्रेडिट साइड में लिख दें। मतलब डेबिट वाला चला जाएगा क्रेडिट में, और जो क्रेडिट वाला है वो चला जाएगा डेबिट में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। याद रखिएगा, ठीक है ना। अगली बात अगर यहाँ पे ध्यान सुने तो बोला यहाँ पे इन दिस क्वेश्चंस की अगर बात करें, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अकर्ड इनकम्स आर मेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दीज आइटम्स गिवन, देन देयर आर फ्लोइंग टू वेज ट्रीटमेंट। हाँ, ऐसा क्वेश्चंस आएगा। मतलब ये हमको प्रॉफिट निकालने से पहले ही जो है इस सब चीज के बारे में अगर मेंशन कर दिया गया है तो क्या करना पड़ेगा। मतलब ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट मेरे को नहीं मालूम कितना हुआ है। तो प्रॉफिट अगर नहीं मालूम है, लेकिन कमीशन सैलरी ये सब की बातें चल रहा है, दे दिया है, मतलब प्रॉफिट आपको पहले से मान लीजिए 25,000 रुपया दिया हुआ प्रॉफिट, लेकिन लिख दिया गया इसमें बिफोर कैलकुलेट किया गया, मतलब प्रॉफिट निकालने से पहले ये सैलरी कमीशन की बातें नहीं चला है। तो उसको क्या करना होगा, तो ध्यान सुनो। अगर बोला गया बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू फॉलो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या बाय शोइंग प्रॉफिट नेट्स दीज आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो डिडक्टिंग दीज आइटम्स ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये मान के चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है ना, मैंने बोला 25,000 रुपया क्वेश्चंस में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये सब के बारे में हिसाब नहीं किया गया। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन जो हम लोग बातें करते हैं, कमीशन सैलरी, ये सब बातें लिखा हुआ है, लेकिन ये सब होने के पहले ये सब को कैलकुलेट नहीं किया गया, इसको इसमें से घटाया नहीं गया। मतलब अगर मान लीजिए सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या हम सैलरी क्या बोलते हैं कमीशन, ये सब जोड़ के अगर मान लीजिए 10,000 रुपया आता है, लेकिन ये 10,000 रुपया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, पहले ही कैलकुलेट करके जो है ना बता दिया, मतलब इसको हिसाब करने से पहले प्रॉफिट बता दिया। तो बिफोर यहाँ पे बातें चल रहा है, बिफोर, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो इस वाले चीज को माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करके हम तब हम बताएंगे नेट प्रॉफिट मेरा ये होगा। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मान लीजिए 25,000 रुपया पहले से लिखा हुआ है, प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, लेकिन इसका हिसाब नहीं हुआ, तो ये 10,000 रुपया उसमें से घट जाएगा। अब प्रॉफिट कितना बताएगा, तो आपका 15,000 रुपया, ठीक है ना। अगली बात यहाँ पे बच्चों ध्यान से इसको सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आने वाले यहाँ पे। अब बोला यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, अभी एग्जाम्पल से अगर समझ जाते बच्चा तो आप लोग को अच्छे तरीके से और भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस विद देयर कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है जनवरी 1, 2011। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप कोई भी अकाउंट्स बना रहे हो तो उसके लिए डेट जो है ना सही तरीके से याद रखना बहुत जरूरी है। अगर डेट अगर आप गलत करोगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए डेट को सही तरीके से ना पढ़ा करो, डेट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ 2011, मतलब ये हुआ ये स्टार्टिंग मंथ में जनवरी को इंक्लूड किया जाएगा। अब ये कहाँ पे काम आएगा, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बातें करेंगे ना तो वहां पे मंथ की जरूरत पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बातें करें तो वहां पे मंथ को काउंट करने के लिए जरूरत पड़ता है, इसलिए डेट को सही तरीके से कैलकुलेट करना आना चाहिए और हम सिखाएंगे भी, ठीक है।
तो यहाँ बोला गया 1,20,000 रुपये मान के चलते हैं ए पार्टनर्स का कैपिटल है, 80,000 बोला गया मान के चलते हैं बी पार्टनर्स का, और यहाँ पे इक्वल पार्टनरशिप में बना हुआ, मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली बांटने को कह रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब यही हुआ इसका प्रॉफिट एंड लॉसेज का जो रेशियो है बांटने का वो बराबर है, मतलब 1:1 में है। अब आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल अमाउंट 6,000 एंड 4,000। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल अमाउंट, किस पे इंटरेस्ट कैपिटल की बात करें, 6,000 और 4,000। सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी टू ए एंड बी अमाउंटेड लिखा हुआ है 200 रुपया, सॉरी 2,000 पर मंथ। तो एक महीना का अगर हिसाब से निकाल तो दिया है, पर एनम लिखा हुआ है, सॉरी पर मंथ नहीं है, मतलब ये 2,000 रुपया सैलरी डेबिट में लिखाएगा किसके नाम पे, ए के नाम पे, और 1,500 रुपया लिखाएगा किसके नाम पे, तो बी के नाम पे। इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉरवर्डेड बाय ए टू द फर्म अमाउंटेड 5,000 एंड द प्रॉफिट अर्न अमाउंटेड 9,000। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट अर्न की जो बातें करें 90,000 है, तो 90,000 इसमें प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट इधर लिखाएगा। ठीक है ना। अब ये जो अंडरलाइन किए हैं इसका हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के इसको लिखना है। जैसे ये तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हुआ, जो नेट प्रॉफिट इतना है, और बोला इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना 5,000 रुपया ए लिया है, और जैसे यहाँ पे 5,000 रुपया लिखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉरवर्डेड बाय द ए टू द फर्म 5,000, तो ये पहले जो प्रॉफिट है उसमें से काटना पड़ेगा, मतलब अब जो है प्रॉफिट ट्रांसफर कितना होगा 85,000। फिर से बनाएंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहां बोला था कितना लिखा हुआ 6,000 और 4,000, तो आप लोगों को क्या सिखाया गया, क्या फॉर्मेट दिया गया है भैया, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल्स होगा वो लिखाएगा डेबिट साइड में, तो ए का लिखाएगा 6,000, बी का लिखाएगा 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिख देंगे। और सैलरी ए का लिखाएगा 2,000 और सैलरी बी का लिखाएगा 1,500। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैलरी जो है ना ए का 2,000 और सैलरी बी का 1,500, ये लिख के बाहर करेंगे। ऐसे फॉर्मेट बनना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे ए का इतना था 4,000, सॉरी 6,000, और बी का था 4,000, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना। और पार्टनर्स का सैलरी मैंने अभी दिखाया आपको, जो एक का लिखा हुआ था 2,000 पर एनम, एक मतलब 1 साल की बात बोला गया। फिर बी का लिखा हुआ 1,500, तो 2,000 1,500 जोड़ के 3,500 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसके बारे में अभी नहीं सोचना। अब इधर आते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट 85,000 कैसे आया, क्योंकि ए ने लोन 5,000 रुपया का बातें चला रहा था, लिया था बिफोर द प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले। नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट ऑन ए लोन, ए का लोन एडजस्ट करने के बाद अब जो प्रॉफिट है वो 85,000 है, तो यहाँ पे 85,000 लिखेंगे और यहाँ पे भी 85,000 लिखेंगे जो कि लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 और 3,500 ये दोनों को जोड़ के और 85,000 में से घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना आ रहा है बच्चा, कितना आ रहा है, तो 71,500। अब क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ था, जो इसका जो प्रॉफिट जो लॉसेज होगा, प्रॉफिट होगा या तो लॉसेज होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, इक्वली होगा। इसीलिए इसका हम लोग इक्वली मतलब 1:1, मतलब 1/2 और 1/2, एक में भी चला जाएगा 1/2 और बी का भी चला जाएगा 1/2, ऐसे करके हम लोगों को निकाल लेने हैं। तो कटाने के बाद यहाँ पे 35,750 और यहाँ पे भी 35,750, मतलब 50-50% दोनों में 71,500 चला जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो आपका इलस्ट्रेशन के हिसाब से था, और ये रहा आपका फॉर्मेट। ये फॉर्मेट अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर फॉर्मेट अगर याद होगा ना तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। ये तो हुआ बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे जो बातें हैं थोड़ा इसको अच्छे तरीके से समझ लिया जाए, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। बोला गया डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब एक होता है सीधा सीधा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एगो बनाते हैं हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, तो बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड टू सर्टेन प्रॉफिट अर्न एंड एक्सपेंसेस एंड लॉस इनकर्ड फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ बिजनेस।
तो बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उसके लिए यहाँ समझने के लिए। लेकिन ये जो शो किया जाता है, इट इज ए प्रिपेयर टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग पार्टनर्स के बारे में, खासकर पार्टनर्स के हिसाब से, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिला या उसका कितना घटा, उसके हिसाब से ये पूरा बिजनेस के हिसाब से होता है, मेन होता है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से क्या कहा जाए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, आइटम्स इन दिस अकाउंट्स में और मे बी नॉट बी रिलेटेड टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट के हिसाब से चलता भी है नहीं भी चलता। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप का जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा, डीड नहीं बनेगा, तब तक इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बातें करेंगे। सो आइटम्स इन दिस अकाउंट आर सो एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहाँ पे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वही आइटम को शो किया जाता है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बातें होता है, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो या पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चा। मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करें, जो मैच होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से, इट इज प्रिपेयर बाय फ्लोइंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट से होता है। लेकिन ये अगर बात बोला गया, इट इज ए प्रिपेयर बाय द फ्लोइंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो जो बातें कहा गया उसी को मैच करना है, लेकिन पूरे होल ऑफ बिजनेस को मैच करना है ना। स्टार्टेड अगर कहा जाए तो स्टार्टेड विद कहा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाना शुरू करेंगे, तो इट बिगेन्स विथ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जो आप लोग 11th क्लास का अगर बात करें लास्ट वाला जो चैप्टर है फाइनेंशियल, अगर बात करें अकाउंट्स, ठीक है ना, जिसमें एडजस्टमेंट या विदाउट एडजस्टमेंट की हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए थे, उसी तरीके से वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, बनाए थे 11th क्लास वाले, तो वहां से ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। लेकिन ये अगर बात करें सीधा सीधा जो नेट प्रॉफिट अगर पार्टनर्स के बीच में जो दिया गया है पहले से, ठीक है, उसी को आगे हम लोग कैरी करते हैं, ठीक है बच्चों। ये बातें आपको समझ में आ गया, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि दोनों नॉमिनल अकाउंट ही, ठीक है ना। चलो आगे समझो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो तरीके के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहां से भी ध्यान से सुन ले, बिहार वाले बोर्ड वाले जितना भी स्टेट वाले है उनसे कहा जाए, यहां से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड का, चाहे बिहार बोर्ड का हो चाहे अदर जो भी बोर्ड है, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन से 2 मार्क्स आता ही आता है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं और कब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो इसको देखते हैं। पहली बात यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स की अगर बातें करें तो बोला कि यहाँ पे इट इज प्रिपेयर टू शो द कैपिटल कंट्रीब्यूशंस एंड ड्रॉइंग्स मेड विथड्रॉल या कैपिटल्स बाय द पार्टनर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 साल के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशंस मतलब कौन से पार्टनर्स को कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशंस होगा, कितना कैपिटल से मिलेगा, ठीक है ना, इस चीज को भली भांति जो है ना हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं विड्रॉल वाले, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे ध्यान से सुनो, बोला कि यहाँ पे द फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस रिमेन अनअफेक्टेड द आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बोला गया है जैसे अगर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस दिया गया है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड होता है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा आइटम सच, अगर बात करें एप्रोप्रिएशन के हिसाब से जो बना हुआ रहता है उसमें कोई इफेक्शन नहीं होगा, कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होगा। जो पहले से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से हम बना रहे हैं तो, फिक्स्ड कैपिटल से बना रहे तो। सो यहाँ बोला यहाँ पे आज द फॉलोइंग आर 2 accounts that are prepared when partners capital account are presented by fixed। मतलब समझ में आया बच्चा। बोला कि यहाँ पे अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर दिया जाता है तो हम लोग इसको 2 अकाउंट के हिसाब से बातें करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है when partners capital account are presented by fixed capital, क्या होगा द फॉलोइंग आर 2 accounts that are prepared when 2 partners capital account दिया गया फिक्स्ड के हिसाब से। पहला यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेबे करेंगे, आप एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हुआ, एक तरफ होता है क्रेडिट साइड, दूसरी तरफ होता है डेबिट साइड। एक होगा ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये अगर बच्चों क्वेश्चंस में पहले से ही अगर कोई कैपिटल्स अगर दिया गया है वो मिलबे करेगा। क्वेश्चन में भी हम लोग एक इलस्ट्रेशन को समझे हैं, जो पहले से अगर मान लेते हैं कोई भी अगर
कैपिटल अगर पार्टनर्स के बीच में अगर मौजूद है तो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं दो पार्टनर है तो ए और बी दोनों के कैपिटल्स यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगली बात, डेबिट क्या होगा, अगर कैश या बैंक अगर कोई पार्टनर्स विड्रॉ करता है तो यहाँ पे उसके अमाउंट्स घट जाएगा, फिर बैलेंस करके जो बचेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। बोला कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए दिस अकाउंट रिकॉर्ड द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। ये क्या होता है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, ये दिस अकाउंट मतलब हम कह सकते हैं ये जो रिकॉर्ड करेगा, सो अकाउंट रिकॉर्ड द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को रिकॉर्ड करेगा एंड क्लोजिंग कैपिटल को, दोनों, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। इफ एनी फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, अगर मान लीजिए पहले से कोई कैपिटल है, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, ये तो बताइए करेगा, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सुनना है। इफ एनी फ्रेश कैपिटल, अगर कोई पार्टनर्स बीच में अगर मान लीजिए फिर से कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है, पहले से 5-5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया था, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग लिखे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए फर्दर फिर से अगर कैपिटल लगाना चाह रहा है 2 लाख और रुपया, उसके बारे में क्या कहा गया, इफ एनी फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड देन इट इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट एंड इफ एनी विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज मेड दैट इट्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट। तो जो भी विड्रॉ किया जाएगा वो डेबिट में लिया जाएगा। अगर कोई नया फ्रेश कैपिटल अगर फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बच्चा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। पहले से 5-5 लाख रुपया है वो तो रहेगा ही रहेगा, अब 2-2 लाख रुपया है वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्या मैं यहाँ पे बोला हूं। अगली बात, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक तो हुआ हम लोग का सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए बनाते हैं, और दूसरा बोला गया यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें क्या बोला गया है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब बनाएंगे, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बिसाइड्स द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ सेपरेट अकाउंट दैट पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो आइटम्स एंड ऑफ एप्रोप्रिएशन रिसीव बाय द पार्टनर्स चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, ठीक है। जब फिक्स्ड की बातें किया जाएगा तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनाने पड़ते हैं। तो करंट में जो भी सिचुएशंस होगा वो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट का ये फॉर्मेट दिया गया है। इससे पहले क्या था, सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई बैलेंस अगर क्रेडिट बचा हुआ है तो इधर लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखाएगा, पार्टनर्स का सैलरी कमीशन इधर लिखाएगा, और इधर पहले से कोई अगर डेबिट बैलेंस अगर है इधर लिखाएगा, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट लॉस जब हम निकालेंगे फिगर के हिसाब से, या पहले से कोई अच्छा है तो यहाँ पे लिखाएगा। बाकी बात ये बैलेंस सीडी और बीडी ये तो होता ही है, इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मेट है पार्टनर्स करेंट अकाउंट का, इसको अच्छे तरीके से या तो नोट कर लेने हैं या तो याद कर लेना है। फिलहाल तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके या तो आप बुक से भी निकाल के इसको याद करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से क्लास 10th में या हाँ लगभग में 10th में आप लोग ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, फॉर्मूला काम करता है, उसी तरीके से 12th को पढ़ने के लिए जितने भी चैप्टर्स है उसके क्या याद होना चाहिए, तो फॉर्मेट याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बिना फॉर्मेट का आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखते हैं। आगे अगर देखा जाए बच्चा, जो कि आपको ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट हो गया, अब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से ध्यान रखना है, अगर फिक्स्ड रहेगा तो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनेबे करेंगे और साथ ही साथ में पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला कि अगर मान लीजिए कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग है, मतलब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल चेंज होते रहता है, बोला अंडर दिस मेथड नो सेपरेट अकाउंट, इसमें कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही अगर पार्टनर्स के अगर फिक्स्ड मेथड से मतलब फिक्स्ड अगर रहता है कैपिटल अकाउंट, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा में पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडर दिस मेथड नो सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड ड्राइंग एक्सेट्रा। इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बारे में बात कर रहा है तब। ये ध्यान रखना है बच्चा, अगर सिर्फ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में अगर बोला जा रहा है तब इस केस में। चलो ये बात तो समझ में आ गया ना। आप देख लो यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा फॉर्मेट, जब अगर फ्लैक्चुएटिंग बात कह रहा है यहाँ पे बैलेंस वही होगा। अगर पहले से कोई अगर बैलेंस अगर है पार्टनर्स का, चाहे डेबिट बैलेंस
या क्रेडिट बैलेंस मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग के हिसाब से जो होगा ये यहाँ पे आएगा। ड्रॉइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, प्रॉफिट एंड लॉसेज अगर कुछ है तो वो भी लिखाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देना है, कोई पैसा अगर है बैंक में या एडिशनल कैपिटल लगाया जा रहा है तो उस केस में भी यहाँ पे लिखाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अगर कोई प्रॉफिट है इधर लिखाएगा, नहीं तो इधर लिखाएगा लॉस वाला। लॉस इधर लिखाता है, कोई पार्टनर्स का पहले से अगर लॉस है इधर आ जाएगा, पहले से अगर प्रॉफिट है इधर आ जाएगा, फिर बैलेंस कर देंगे। और ये बैलेंस अगर कहा जाए जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगा ये हमेशा ध्यान रखना है, जो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, जैसे कि आप 11वीं क्लास में ऑलरेडी सीख चुके होंगे, द अमाउंट विथड्रॉ इन कैश या फॉर्म ऑफ अदर एसेट बाय द पार्टनर्स। कोई पार्टनर्स के द्वारा जब कैश या कोई भी गुड्स अगर ड्रॉ किया जाता है, विथड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग, खाली पार्टनर्स के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया विल बी चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब पार्टनरशिप या ऑलरेडी डिसाइड एग्रीड, या तो ऑरल डिसाइड हुआ है या तो एग्रीड हुआ है, कब, जब बोला गया बाय द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो भी पैसा निकालेगा उसमें जो चार्ज बनेगा वो सब इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बच्चा, तो बोला गया यहाँ पे, अगर ध्यान सुनना है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है। अब बाय में यहाँ पे हो जाएगा, टू में हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम और ये खर्चे के साथ। ठीक है, इफ कैपिटल आर फिक्स्ड बोला गया, ये हुआ। दूसरी बात, इसको फिर से है ना हमको क्रॉस कराने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट और फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको भेज देंगे। इसके ऑल्टरनेटिव मेथड यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इसको भी हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, बोला कि वेयर विल बी अलाउड ऑन कैपिटल वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, वो तो मिलबे करेगा। पार्टनर्स का अगर मान लीजिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकाल रहे हैं 5%, 10%, वो एक फिक्स अमाउंट नहीं होता है, फिक्स रेट नहीं होता है, वो आपको दिया जाएगा डीड के हिसाब से, जो भी एग्रीमेंट में होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, जो भी एग्रीड किया जाएगा। तो बाकी बात अगर डीड नहीं बना वो तो नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो उसको फिर ट्रीटमेंट करना भी नहीं है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट या टू, ठीक है ना, फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये दोनों में जा सकता है। अगर कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, कैपिटल अगर फ्लक्चुएशंस में है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी बात यहाँ पे इसके ऑल्टरनेटिव मेथड है जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये याद रखिएगा। वैसे अगर आपको बता दे बच्चा, जो जर्नल एंट्री होता है ना, जो जर्नल एंट्री हम लोग रट के नहीं बनाते, वो जो गोल्डन रूल आपने सीखा होगा, ठीक है ना, जो रियल अकाउंट्स होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है, पर्सनल अकाउंट्स होता है, बस उस बेसिस पे आपको ध्यान से अच्छे तरीके से बना लेना होता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये किस प्रकार के अकाउंट्स में आएगा, वो नॉमिनल अकाउंट्स में है या रियल अकाउंट्स में या पर्सनल अकाउंट्स में। अगर ये आपको मालूम है तो कोई भी जर्नल एंट्री आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहां से आने वाला है आपका क्वेश्चंस, यहाँ पे केस बेस भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सारे बच्चों के लिए यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। बोला गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, सीधी बात है, when there is no change in the capital balance during the year, कोई भी अगर चेंज नहीं मतलब फिक्स्ड है, कैपिटल जो बिगिनिंग में लगा गया उसको आप सीधा रेट जो दिया गया, मान लेते हैं 5% दिया गया, तो 5 बाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब पहले से अगर मान लेते हैं 5000 या 10000 या 5 लाख जो भी है उसकी सेल निकालें। ठीक है, और अगली बात बोला गया when capital is withdraw फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, मतलब एडिशनल। तो एडिशनल है ना, जब एड बीच में मान लेते हैं कभी कैपिटल लगा दिया, पहले से 5 लाख रुपया था या 50,000 रुपया था बिजनेस में लगा हुआ, लेकिन बीचे में जो कि मान लेते सितंबर या अक्टूबर में ही बोला गया फिर से एक जो है ना कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो जब वो सितंबर से हो चाहे अक्टूबर से हो, जब से वो पैसा इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल, उतना ही मंथ का क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन जो है ना अगर कहा जाए तो लग जाएगा यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, when there is no change in the capital balance, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल से सारे चीज को समझ जाओ, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बोला यहाँ पे ए और बी आर द पार्टनर्स बिजनेस देयर कैपिटल्स एज ऑन जनवरी, ध्यान देना यहाँ पे डेट पे, ठीक है ना, जब तक डेट अगर क्लियर नहीं होगा बच्चा तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसलिए डेट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
तो डेट बोला गया है जनवरी 1, 2012, वेयर रुपीज 1,00,000 और 80,000 रिस्पेक्टिव दिया हुआ है। ए का कैपिटल है 1,00,000, बी का कैपिटल है 80,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन ये 6% के हिसाब से निकाला है, क्योंकि होता भी है 6% के हिसाब से इसका 6,000, इसका 4,800 निकल के आ गया। अब ये तो ठीक है, लेकिन बोला गया है व्हेन कैपिटल विथड्रॉ फ्रॉम फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस में बात करें 1,80,000, फिर ड्राइंग बोला गया जुलाई 1 को, मान के चलते 2012 को 20,000 को ड्राइंग किया गया है, इसमें ऐसा है नहीं है, तो चलो 20,000 रुपया ड्राइंग आ गया तो इसमें चला जाएगा, एक अगर ड्राइंग किया इसमें, फिर बी यहाँ पे आ गया तो इसमें चला जाएगा, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल अगर मान लेते हैं अक्टूबर में, ये कौन लाया है ए, इस तरह आ गया। अब सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन, सॉल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन है जो ओपनिंग, ये तो पहला बात समझ में आ गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा निकालना, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है जो ओपनिंग बैलेंस दिया जनवरी 1 का 2012 का, ए का 1,00,000 और बी का 80,000 है। उसके बाद ए का बोला गया ड्राइंग हुआ है इतना, डेट ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज है यहाँ पे इस चैप्टर बेसिक के लिए, जुलाई 1 को बोला गया 2012 का 20,000 रुपया का ड्राइंग किया ए वाले बंदा। फिर बी वाले अगर बंदा की बातें करें तो एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया 20,000, लेकिन बी वाले जो ए वाले जो बंदा है, फिर से यहाँ पे बोला गया एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है अक्टूबर 1 को 2012 को 30,000 रुपया। तो सब जो है यहाँ पे अलग अलग डेट पे अलग अलग मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको देखो बच्चा, पहली बात यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बोला गया जनवरी 1 को 1,00,000 था, अब जनवरी 1 को अगर 1,00,000 की बातें चल रहा है तो 6 महीने के हिसाब से इसको निकालना होगा, ठीक है ना, 6 महीने का निकालना पड़ता है। तो 6 बाई यहाँ पे है ना 100, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% के हिसाब से 3,000 रुपया। अब यहाँ पे देखो डेट को काउंट करो, जुलाई लिखा यहाँ पे 1 और से लेके सितंबर 30 तक, ठीक है ना, जुलाई बोला गया मतलब यहाँ पे जुलाई 1 से लेकर सितंबर 30 तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 है ना, एंडिंग है ना, 3 महीना होता है, इसी वजह से यहाँ पे 3 महीना का निकालना पड़ेगा। बाकी बात परसेंटेज 6% के ही बातें होगा, और अगर 3 महीने का निकालना है तो उसको सालाना निकालना है, मतलब 1 साल का निकालना है पर एनम के साथ है, तो उसको ईयर में चेंज करना पड़ता है, इसी वजह से 3 मंथ, अब बाय में यहाँ हो जाएगा 12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,200 रुपया। यहाँ पे भी बोला गया अक्टूबर 1 को लिया गया और दिसंबर 31 का क्लोजिंग है। कब है क्लोजिंग? 31 को। ये जनवरी 1 को लिया गया, जून को यहाँ पे क्या है क्लोजिंग है, इसलिए जनवरी से लेकर जून तक कितना महीना होता है 6 महीना, इसलिए यहाँ पे 6 महीना से लिया गया, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऐसा कुछ तो बात है नहीं, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे पहले ओपनिंग है जनवरी, फिर ये जुलाई 1 से हुआ, मतलब ये हुआ यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ इसके हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं, ये जनवरी 1 से हुआ, जुलाई की बात करें मतलब जून के 30 तक होगा, फिर जुलाई से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ जुलाई से शुरू हो रहा है और अक्टूबर के यहाँ तक बात चल रहा है, और यहाँ पे जुलाई से सितंबर तक 80,000 रुपया। ये डेट इसको सही तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेट अच्छी तरीके से फिक्स्ड नहीं दिया गया, लेकिन डेट आपको सही तरीके से दिया जाएगा कब से लेकर कब तक का। अभी सब इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल से यहाँ पे इतना आया है, ठीक है ना, एक तो इस तरीके से हुआ, एक सिंपल तरीके से हुआ, जो अलग अलग ये अलग अलग जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं सिंपल हुआ, एक होता है प्रोडक्ट मेथड्स, ठीक है, एक के बार हम लोग निकालेंगे यहाँ पे जो 80,000 1,00,000 का 6 महीने के हिसाब से निकालिए, 2,400 और 3,000 दोनों को जोड़ दिए तो कितना निकल के आ गया 5400। टोटल इंटरेस्ट यहाँ भी उतना आया और यहाँ पे 5400 आ गया, वहां पे कितना आया टोटल इंटरेस्ट 5,850। तो हम क्वेश्चन लेके आपको समझाएंगे, यहाँ पे वो कौन सा था जो सिंपल मेथड था, आप प्रोडक्ट मेथड से यहाँ पे एक एक करके निकालेंगे जी कितना समय तक का है। तो प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है बच्चा, देखो पहले ये डेट तो दिया जाएगा, जैसे कि 6 महीना, सीधा 1,00,000 को 6 से गुना कर लेना, फिर 80,000 को 3 से गुना कर लेना, फिर 1,10,000 को 3 से गुना कर लेना, जैसे कि यहाँ पे गुना किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो सबको मल्टीप्लाई करके फिर इसको क्या कर देना है जोड़ देना है, तो जोड़ देने के बाद इतना आया, ठीक है ना। उसके बाद 1 महीना का निकालना है, सिर्फ 1 महीना 1/12 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 6%। तो यहाँ पे हम लोग अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ए का, तो ऐसे भी अगर बनाएंगे प्रोडक्ट मेथड से, इससे पहले जो था हर एक एक का अगर हम इंटरेस्ट ऑन अगर कैपिटल निकालते हैं तो वो चला जाएगा आपका सिंपल मेथड से, और ये जो है प्रोडक्ट मेथड से, मतलब जितना भी कैपिटल्स है और जितना भी मंथ के लिए किया गया वेटेज है, ठीक है ना, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है,
और सबको जोड़ देना है, फिर 1 महीना का निकालना है, 1/12 करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना दिया गया वो ठीक है, नहीं दिया गया तो 6% के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बी का अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है। ठीक है ना, यहाँ भी 6 महीने के लिए निकालना है, 6 से इसको गुना करेंगे, 6 से इसको भी गुना कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद सबको जोड़ लेना है, फिर 1 महीने का 6% के हिसाब से यहाँ पे निकाल लेने। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गया। अब है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। तो देखो बच्चा, अगर बोला यहाँ पे व्हेन देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, जैसे ए और बी दिया गया है, पार्टनर्स बिजनेस विद कैपिटल 1 लाख और 80,000 रुपया दिया हुआ है जनवरी 1 और 2012 का, इसका रेशियो कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कोई रेशियो अगर नहीं दिया गया प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर कहें अगर कैपिटल को ही अगर रेशियो मान के बनाए तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लाख और 80,000, यहाँ पे कितना जीरो है, 4 गो जीरो, इसमें से भी 4 गो जीरो गायब कर दो, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 8, इसका और सिंपलिस्ट कर लो 4, यहाँ हो जाएगा 5, तो कितना रेशियो आ रहा है 5:4, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल रेशियो क्या निकल का है 5:4 आया है। कोई दिक्कत? तो ऐसे करके सिंपलिस्ट कर लेंगे तो वहां से भी रेशियो निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है जो कि अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है रेशियो के लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो कितना हुआ है, ए का और बी का दोनों प्रोडक्ट मेथड निकाल के इतना कैपिटल है, इसका इतना रेशियो बनेगा। पार्टनर सैलरी एंड कमीशंस की बात करें, सैलरी एंड कमीशंस विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स ओनली इफ द मेंशन पार्टनरशिप डीड, मतलब बार बार कह रहे हैं अगर डीड बना हुआ है तभी जो सैलरी एंड कमीशंस अलाउ करेंगे, और नहीं बना हुआ है तो नहीं करेंगे। तो पार्टनर्स को अगर सैलरी मिला तो पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पैसा चला जाएगा। ठीक है ना, तो जिसको मिलेगा वो डेबिट कर लेना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है। ठीक है, कमीशन भी वही होगा, कमीशन जिसको मिला है, ठीक है ना, तो उसको तो हम लोग लिखवे करेंगे, लिखेंगे ना, पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, या देखो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट भी लिखवे करेंगे। ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव मेथड है एक साथ, तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे लोन के हिसाब से, तो वही 6% है ना, लोन अमाउंट 6/100 इंटू एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जो भी दिया जाएगा, जो भी लोन का अमाउंट होगा वो 6% क्या बोलते हैं 6 मंथ के लिए, क्या जब अगर बोले नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन ऑफ द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जितना भी रहेगा उसके हिसाब से निकाल लेना है। अगर पार्टनर से डीड अगर साइलेंस अगर है तो, इफ पार्टनर से डीड स्पेसिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना परसेंट अगर दिया जाएगा उतना परसेंटेज से यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर लोन अमाउंट जो भी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो जितना दिया जाएगा रेट फिक्स उसके हिसाब से निकाल लेना है, लेकिन यहाँ पे अगर साइलेंट हो तो सीधा बात यहाँ पे 6 महीने के हिसाब से निकालना होता है। इससे पहले जो हम एग्जाम्पल समझा रहे थे और जहां पे कुछ भी बातें नहीं लिखा हुआ था तो सीधा हम क्या निकाल रहे थे 6% के हिसाब से, ये हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है तो 6% पे निकाल लें। बाकी बात यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट इस तरीके से बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये भी हो जाएगा। और आगे आगे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते बच्चा, वैसे वैसे आपका थोड़ा सा क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग फंसने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे हो सकता है, जब हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए तो। लेकिन इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इसमें हर एक जो चीज पढ़ने हैं उसको थोड़ा समझा जाए। तो यहाँ देखो पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट, ये भी हम लोग को पढ़ना होता है। जैसे बोला कि सम एरर एंड ओमिशंस आर डिटेक्टेड, अगर कोई मान लीजिए अकाउंट्स बनाते समय कोई प्रॉब्लम अगर डिटेक्ट हुआ है, द इफेक्ट ऑफ दिस एरर्स एंड कमीशंस कैन बी रेक्टिफाई, उसको सुधारना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो जर्नल एंट्री के द्वारा उसको सुधार कर दिया जाएगा। जैसे ए और बी बोला गया पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, दोनों पार्टनर से दोनों बराबर बराबर बांट रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर इट वाज फाउंड दैट बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर क्लोज विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 2000 और 1500, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 200 और 150। अगर ऐसा कुछ चार्ज को नहीं दिया गया तो हम लोग यहाँ पे उसके चार्ज को
लिखेंगे। पहली बात बी टू कैपिटल ए जो लिखा हुआ है 225 रुपया, 225 रुपया कैसे निकलेगा, तो वहां पे हम लोग निकालेंगे। कैसे, ये तो एंट्री दिख रहा है ना आपको, पहले एंट्री नहीं बनाना है, पहले इसको वर्किंग नोट करना है। देखो कैसे कैसे यहाँ पे रेक्टिफाई करना है, कैसे सुधारना है। कहा गया है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 2000 है 1500, टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 3500, नो डाउट। फिर यहाँ पे लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि एक का है 200 रुपया, दूसरा का 150 रुपया दिया गया था ना, इसको हिसाब लेस करने पे इसका 1800, इसका 1350, यहाँ भी घट जाएगा 3150। अब यहाँ पे लेस होगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब रॉन्ग जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, जैसे 3150 है ना, 3150 का हाफ हाफ करेंगे तो 1575 1575 दोनों हुआ। पहले 2-2000 रुपया था, लेकिन गलती से जो अकाउंट जो है ना उल्टा पुल्टा डेबिट हो गया, वो कितना से हुआ, तो 1575 से 1575 से। अब करेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे 1800 जो बच रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के बाद 1575 घटा देंगे 225 और 225। लेकिन इसके पास क्या है, ध्यान समझना, इसके पास कितना अमाउंट है पहले से प्रॉफिट 1350, लेकिन इसको गलती से मिल कितना गया प्रॉफिट 1575, मतलब कितना रुपया ज्यादा मिल गया 225 रुपया। इसको मिलना चाहिए था 1800 रुपया, किसको, ए को प्रॉफिट, लेकिन मिला कितना, गलती से कितना डेबिटेड हुआ 1575 रुपया, मतलब कितना से यहाँ पे इसको कम हो रहा है 225 रुपया के। इसके पास इतना ज्यादा है, ये वाला क्या करेगा, इसको दे देगा। तो फिर से किसको मिलेगा, मिलेगा किसको, तो मिलेगा ए को। और देगा कौन, इसको मिलना चाहिए था 1350, लेकिन मिल गया यहाँ पे 1575। तो ये क्या करेगा, इसके पास जो एक्स्ट्रा है इसमें से घटा के ये किसको मिलेगा, ए को। तो यहाँ पे ए को मिला ना, तो ए अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो दे रहा है यहाँ पे बी अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 225। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे बी है ना, बी, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और टू कैपिटल ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एडजस्ट किया गया, लेकिन 225, इसका 1800 रुपया, ठीक है, इसका 1350, इसको हो रहा है यहाँ पे, अच्छा उल्टा हमने बोल दिया, इसको मिलना चाहिए था देखो 1575 सॉरी, यहाँ पे उल्टा मैंने बता दिया, यहाँ पे 1575 रुपीज है ना, यहाँ पे इसको मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पहले से इसको 1800 मिल गया, इसको 1350 मिले, मतलब इसको कम है, मतलब इसका लेस है, इसको मिलेगा ना, बी को मिलेगा है ना, और इसके पास ज्यादा है, इसको मिलना चाहिए था कितना 1575, तो इसको मिल गया 1800, लेकिन 225 रुपया ज्यादा, ये ज्यादा क्या करेगा, इसको लौटा देगा। तो मिलेगा किसको लौटाने के बाद, बी को, इसलिए बी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और देगा कौन, ए अकाउंट, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है ना। इसको पास्ट एडजस्टमेंट बोला गया, इसको फिर से ध्यान सुन लो। बोला गया था इस क्वेश्चंस में जो भैया ए और बी जो पार्टनर्स है, पहले जो है इसका 2000 और 1500 रुपया विदाउट कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है निकाले हुए इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में 200 और 150 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ है, इसको एडजस्टेड जो गलती हुआ उसको सुधार करना, कितना मिलना चाहिए, इसको 200 मिला, इसको 150 मिला, लेकिन इसको मिलना चाहिए था फाइनली जो है 225 और 225 के जो गलती हुआ ना उसको सुधार करने के लिए, तो ऐसे बनाएंगे। पहले 2000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो उसको माइनस कर लेना है, फिर जो बचेगा और जो बच रहा है यहाँ पे, अब बाद में जो इसको बांटा गया है जो बराबर, उसको बराबर बराबर बांट देना है, जिसका ज्यादा जिसका कम है, जिसका ज्यादा है वो कम वाले को पैसा दे देगा, ठीक है ना, यही कह रहा है। यहाँ पे और भी क्या बोलते हैं एग्जांपल्स दिए गए हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, ये भी बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं पहले से कोई पार्टनर्स ए और बी है, लेकिन कोई थर्ड पार्टनर अगर आता है तो उसको गारंटी दिया जाता है जो ए और बी को जो प्रॉफिट या लॉस होगा तो होबे करेगा, लेकिन अगर कोई सी वाला बंदा अगर आ रहा है तो हम दोनों को कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट और लॉस हो, लेकिन आपका हम गारंटी लेते हैं जो अगर आप इस बिजनेस में अगर आते हैं तो आपको 10,000 रुपये मिनिमम आपको मिलवे करेगी, ये गारंटी है, चाहे कंपनी का लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये हुआ गारंटी के हिसाब से। तो गारंटी जो भी लेगा वो भरपाई करेगा अगर लॉस होता है इन केस तब, ठीक है ना, इसी के बारे में यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गया। तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल समझाते हैं। बोला कि यहाँ पे ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली दिया हुआ था, किस तरीके से बांट रहा था, इक्वली। दे एडमिटेड सी, अब सी यहाँ पे आया जो कि 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके आया, सी विल गेट मिनिमम प्रॉफिट बोला गया। देखो यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट सी को कितना मिलना चाहिए, 10,000 रुपए, ये फिक्स हुई गारंटी है, उसको 10 रुपए मिलना ही चाहिए सी को।
अब आता है यहाँ पे अगली चीज, अगर किसी प्रकार के डिफिशियंसी, अगर किसी प्रकार के अगर कमी होता है तब क्या करेगा, क्या करेगा, so that it will be equally borne by both A and B, मतलब जो A और B गारंटी लिया था भैया तुम C आ जाओ, कैपिटल लेके जितना भी आते हो हम गारंटी लेते हैं तुमको 10,000 रुपया मिलवे करेगा। तो कौन गारंटी लिया यहाँ पे, बोथ A and B, मतलब जितना से भी इसको कमी होगा उतना रुपया दोनों मिलके देगा। मान लो ये 10,000 रुपया इसको देना है, पता चला इसको 8,000 रुपया मिला, ठीक है ना, 2,000 रुपया और चाहिए, 2,000 रुपया कौन देगा, ए और बी देगा, लेकिन कितना कितना देगा, 1,000 देगा, दोनों को दोनों बराबर गारंटी यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो इस प्रकार के हम लोग को बोलते हैं यहाँ पे जो भी होगा पार्टनर्स के बीच में वो गारंटी के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, ये ध्यान रखना है। तो देख लो यहाँ पे जो है ना इसको नेट प्रॉफिट दिया हुआ 24,000, ठीक है। अब 24,000 रुपया यहाँ पे तो दिया गया है, अब 24,000 रुपया में बोला जाए यहाँ पे, अब 24,000 को अगर इक्वली बांटते 3-3 जगह पे तो 8,000 रुपया मिलेगा। फिर से वही बात मैंने अभी बताया था ना, तो भैया इसको 8,000 रुपया तो मिल जाएगा, लेकिन इसको 2,000 रुपया और चाहिए ना। सी को कितना मिलना चाहिए, गारंटी, गारंटी कितना दिया गया 10,000, बाकी इसको 8,000 रुपया तीनों तो बांट लिया, लेकिन अब इसको गारंटी दिया गया था भैया तुमको अगर 10,000 रुपया से 1 रुपया कम हुआ तो हम दोनों पार्टनर मिलकर देंगे, 1,000 रुपया ये दिया, 1,000 रुपया ये दिया। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पार्टनर्स, है ना, गारंटी पार्टनर्स जो लेता है, ठीक है बच्चों। ये बातें आपको समझ में आ रहा है, हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से और अच्छे तरीके से देखेंगे। यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो समझने में, खासकर ये तो इंट्रोडक्शंस था, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के लिए पार्टनर्स के बीच में, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार से इसको पढ़ा जाए। और सबसे पहली बात हम यही कहेंगे सारे बच्चों से, आप कोई भी अगर चैप्टर पढ़ते हो उसको हर एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ो, समझो, ठीक है ना। और फिर जब तक अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना, जब तक थ्योरी आपका अगर कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मत बनाओ, ठीक है ना। तो ये एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना समझाने की कोशिश किया है। आई होप कुछ न कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा अकाउंट्स का, ठीक है ना, तो आपको और भी बेटर समझ में आ जाएगा आखिर क्या बताया गया। और जो भी क्वेश्चंस आएगा बच्चा वो सब का सब एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, जो कि एग्जामिनेशंस में चाहे किसी भी बोर्ड की बात करें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।